नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, इसमें हम कम टाइम में सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पेट, लेखपाल, आरओ या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी का। मतलब अभी टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। कल जब आपका एग्जाम हो जाएगा या कल जब आप तैयारी करना छोड़ देंगे, तब आपका मन भी करेगा ना कि आप पढ़ लूँ, आप मेहनत कर लूँ। तब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएंगी कि आप फिर से पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अभी जितनी भी परेशानियाँ आ रही, जो भी आ रहा है, परेशान नहीं होना, सब कुछ झेल लीजिए, क्योंकि आपका ये संघर्ष ना आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सुनहरा भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 1772 में द्वैत शासन का अंत हुआ था। आपको पता है कि 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय पे बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टाट उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर था। 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। जबकि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने किया था। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके साथ साथ बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बन जाते हैं। उसके पश्चात 1772 में वारेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया? बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर दिया। अब भी बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर दिया। इसके साथ साथ बंगाल में क्या हो रहा था? कृषि का लगान वसूल रहे। तो कृषि के लगान वसूलने के लिए अलग अलग तरीके ला रहे थे ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियाँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था? इजारीदारी व्यवस्था लाए थे। इजारीदारी व्यवस्था को हम फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके तहत क्या होता था? तो सर्वाधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। अब जैसे ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने कहा कि हम जाके क्या करेंगे? सारी जिम्मेदारी क्या करेंगे? भू राजस्व वसूलेंगे। तो हमने कहा इस क्षेत्र की एक बोली लगाई जाती थी कि भाई इस क्षेत्र को मैंने क्या कर लिया? 10,000 में ले लिया। कोई बोलेगा नहीं, मैं तो इसको 15,000 में ले लूँगा। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको ठेका दे दिया जाता था कि आप इस चीज़ से वसूली करिए। अब मान लीजिए कि मैंने इस चीज़ को 20,000 की बोली लगा कर लिया है, तो मैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 20,000 की वसूली करूँगी। भाई अगर मैंने बोली लगा के ये ठेका लिया तो मैं भी तो कुछ लाभ कमाऊँगी कि नहीं? यही काम उस टाइम पे जमींदार कर रहे थे। अगर उन्होंने 20,000 की बोली लगाई तो लगभग 40,000 वसूल रहे थे। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हो रही थी? भारतीय कृषकों को। उनकी दशा बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। प्रीवियस क्लासेस में आपने सबने पढ़ा था, जिस 1770 में क्या होता, बंगाल में भयानक अकाल आया था, बंगाल में सूखा पड़ रहा था, अकाल आ रहा था। तो इससे कृषकों की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। तो भू राजस्व के मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं आती हैं: स्थायी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। देखो इस टाइम पे अपने सारे ऑर्गन्स को, सारे आपके जितने भी इंद्रियां, उनको सक्रिय करिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं उनको तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसा ना हो कि आपने फ़ोन को चला दिया मूवी के तरीके, आप सोचते हो कुछ और बैठे हो कि भाई उसने खाना खाया कि नहीं खाया। अपने आप को एक्टिव रखना है। जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो सब खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे। बस अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो। आगे देखते हैं। 1790 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था लाए थे। जमींदारी व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था और इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस जमींदारी व्यवस्था को लाया कौन था? कॉर्नवालिस लाया था। कब लाए थे? 1790 में लेकर आए थे। इसी के तहत सूर्यास्त का नियम भी लागू होता है। सूर्यास्त के नियम का मतलब क्या था? सूर्यास्त के नियम का मतलब था कि वजह से एक डेट फिक्स हो जाती थी। आज के दिन आपको क्या करना होगा? भू राजस्व जमा करना होगा। उस दिन के सूर्यास्त होने से पहले अगर भू राजस्व जमा नहीं किया जाता था
तो फिर क्या कर देते, उस इंसान की जमींदारी को छीन लेते थे। ब्रिटिश भू राजस्व की 3 नीतियाँ थी। सबसे पहले थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में स्थायी जमींदारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसको बना देते थे, जमींदार को बना देते थे। अगली रैयतवाड़ी। रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है कृषक या किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन लाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले अगर पूछेगा इसको लॉन्च किसने किया था, तो सबसे पहले लॉन्च किया था इसको रीड ने। सबसे पहले इसका प्रयोग किया था रीड ने। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था का व्यापक प्रयोग किसने किया था, टॉमस मुनरो ने। अगर पूछेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन रीड ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का व्यापक प्रयोग किसने किया था, टॉमस मुनरो ने। कब आई थी, 1820 के बीच में आई थी, बम्बई, मद्रास, असम के क्षेत्र में। इसमें भूमि का स्वामी किसको बना देते, रैयत, वही जो कृषक था उसी को क्या कर देते थे, भूमि का स्वामी, अर्थात डायरेक्ट कृषि से इस लगान को वसूलते थे। अगली क्या थी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को कौन लाया था, हार्ल्ड मैकेंजी लेके आए थे 1833 में। महालवाड़ी व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब क्षेत्र में लागू किया था। इसमें भूमि पर क्या हो जाता था, पूरे महाल जनपद का अधिकार भाई एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते थे कि आपको इस पूरे महाल, उस जनपद से क्या करना है, भू राजस्व वसूलना है। तो कई बार इनका अर्थ पूछ लेता है कि भाई कृषक का शाब्दिक, कृषक को किसी और नाम से जानते थे, हाँ जी, रैयत के नाम से जानते थे। महाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महाल का शाब्दिक अर्थ होता है जनपद। स्थायी जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त का नियम लागू होता था। यह कि ब्रिटिश भू राजस्व की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्नल रीड और मुनरो ने क्या किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लॉन्च किसने किया था, कर्नल रीड ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किसने किया था, मुनरो ने। जैसे सहायक संधि, सहायक संधि सबसे पहले कौन लाया था, डुप्ले। लेकिन सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था, वेलेजली ने। सहायक संधि किसके साथ की गई थी, राज हड़पने से कौन से राज्य को हड़पा गया था, कौन से राज्य को हड़पने के बाद छोड़ दिया गया था। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। अगर आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते और मेहनत करना चाहते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 1822 में हार्ल्ड मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। आगे देख लेते हैं। 1866 में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का सर्वप्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अच्छा, ये तो होगी स्वतंत्रता के पहले। अब बताइए स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1949 में हमने क्या किया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस जी को। पीसी महालनोबिस ने कहा कि देखो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए हमें एक अलग से संस्था बनाने की जरूरत है। तो 1951 में हमने क्या कर दिया था, सीएसओ का गठन किया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसी के साथ साथ 1950 में आपका क्या हुआ था, 1950 में एनएसओ का गठन हुआ था, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। अभी हाल ही में 2019 में हमने क्या किया, 2019 में हमने सीएसओ और एनएसओ दोनों को क्या कर दिया, मिलाकर क्या कर दिया, एनएसओ का गठन किया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करते हैं, एनएसओ करते हैं। अभी हाल ही में एसएससी में एग्जाम हुआ था जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, वीके राव। वीके राव ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को 29 जून को हम क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। जो ड्रेन थ्योरी थी, एक आपके इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन की नीतियां ऐसी हैं कि गंगा नदी से सारी अच्छी चीज़ों को सोखते हैं और टेम्स नदी के किनारे छोड़ देते हैं। अर्थात भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी जो भी नीतियाँ, जो भी काम कर रहे थे, उन सारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन को लाभ पहुँचाना। जैसे भारत में क्या कर रहे थे कि
बहुत सारी नकदी फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया, नील का उत्पादन प्रारंभ करवाया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, भारत को कच्चे माल का स्रोत बना रहे थे। भारत से कच्चा माल लेकर जाते, इंग्लैंड में क्या उसको बनाकर महंगे दामों पर बेचते। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। आपको पता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। देखिए, कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उनसे जुड़े जितने भी नेता हैं, उसका एक अलग से वीडियो चैनल में सफलता सीरीज में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके आने वाले एग्जाम के लिए 18वीं लोकसभा संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी वीडियो चैनल में, उसको जरूर देख लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके एक समाचार पत्र राष्ट्र गफ्तार, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। पारसी धर्म आंदोलन रहनुमाई मजदैन सभा से भी दादा भाई नौरोजी जुड़े थे। 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम एशियाई भी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए कौन से पार्टी से निर्वाचित हुए थे? लिबरल पार्टी से। कुछ सारी पॉइंटों आपको समझनी होगी। ये पॉइंट मैं मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन कराती रहूँगी, तो इससे सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दादा भाई नौरोजी का एक बहुत बड़ा कथन है, मैं धर्म और जात से परे एक भारतीय हूँ। लोगों ने पूछा, भाई आपकी धर्म क्या है, जाति क्या है? पहले पारसी अध्यक्ष पहले हो। उन्होंने बोला कि मैं धर्म और जात से परे हूँ, मैं क्या हूँ, भारतीय हूँ, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। ये थी दादा भाई नौरोजी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? RC दत्त की किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कुछ और हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अच्छा भाई, तो राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो हमारा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। 1835 में भारत में पहले चाय बागान को स्थापित किया गया। देखो, आप अगर पेपर पैटर्न को देखोगे तो इंडस्ट्रियल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वरना अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अभी आपके एक एग्जाम में देखा, आपने क्वेश्चन पूछा था सॉपची से, जो आपका टिस्को की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सॉपची में हुई थी, तो उससे क्वेश्चन आए। तो और बहुत सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन पॉइंटों को भी नहीं छोड़ा कि हमें क्या करना है, एक एक नंबर की तैयारी करनी है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सारे पॉइंट का संकलन मैं आपके लिए करूँगी, बस आप मेहनत करते रहिए। 1837 में असम चाय लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री बॉम्बे शिपिंग एंड वीविंग की स्थापना की गई थी। ये सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री है। अच्छा, सूती वस्त्र के लिए कौन सा फेमस है? इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर सूती वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। मैनचेस्टर शहर कहाँ पे? इंग्लैंड में, जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कपास का उत्पादन किस मृदा में करते हैं? काली मृदा में करते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ध्यान रखिएगा। 1855 में बंगाल में ऑकलैंड के द्वारा पहला जूट कारखाना खोला गया। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोली गई। 1874 में बंगाल आयरन एंड वर्क कंपनी की स्थापना की गई, जो कि भारत की पहले स्टील कंपनी थी। 1907 में जमशेदपुर साबची में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन अभी आपके एसएससी के एग्जाम में, इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। 1927 में क्या हुआ था भाई? 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। फिक्की आपके क्या होता है? उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कौन कौन से प्रमुख चीज़ें हैं? जैसे आके आपका क्या है, हिसार दिल्ली है, इसके साथ ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कानपुर हो गया, ये सब क्या सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। 1944 में क्या हुआ था? 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। पहली बार हमने आर्थिक नियोजन की बात की थी।
तो आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। बाकी के पॉइंट कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।